जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन। जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में। साम्राज्यों का उत्थान और पतन एक ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या साम्राज्यों के पतन के कारणों का ज्ञान होने के बावजूद भी उनके पतन को कभी रोका जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि साम्राज्यों के अंत के कारणों का विश्लेषण इतिहासकार ने अपनी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। फिर भी साम्राज्य के पतन के कारणों को जानने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रयास तो होना ही चाहिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों, साम्राज्य की केंद्रीकृत नौकरशाही पर आधारित व्यवस्था, प्रांतीय गवर्नरों की निरंकुशता, साम्राज्य का अखिल भारतीय स्वरूप और अत्यधिक विस्तार, अयोग और दुर्बल उत्तराधिकारी, आर्थिक या राजकोषीय संकट या फिर क्षेत्रीयता की भावना को माना जाता है। जो अशोक के जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी आपको शिलालेख मिले हैं वो हैं लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, वैशाली, सारनाथ, संखिया और सांची। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए 3 दृष्टिकोणों से उत्तरदायी माना जाता है। उसकी ब्राह्मण विरोधी नीतियों और मौर्य वंश के प्रति ब्राह्मणों की प्रतिक्रियाएं, उसका युद्ध विमुख होना और मौर्य सैन्य शक्ति का ह्रास, उसके समय में जिस प्रकार राज्य में व्यय में वृद्धि हुई उससे राजकोषीय संकट उत्पन्न होना। तार्किक विश्लेषण के आधार पर अशोक को इन तीन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। अशोक ने अपने धर्म प्रतिपादन करते हुए भी स्पष्ट ब्राह्मणों के सम्मान का भी आग्रह किया था और धर्म यात्राओं के समय ब्राह्मणों को मुक्त हस्त होकर उपहार भी प्रदान किए गए। जहाँ तक पशु बलि पर प्रतिबंध का प्रश्न, प्रतिबंध मात्र जंगली पशु पक्षियों के संदर्भ में था, जिनकी सूची दीर्घ स्तंभ लेख 5 में दी गई है। वैसे पशुओं का वध जो कि समाज में भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता प्रतिबंध नहीं था। जिस प्रकार उसने दंड समता और व्यवहार समता जैसे सिद्धांतों का क्रियान्वयन करके विधि के शासन की स्थापना करने का प्रयास किया, उससे ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के हनन के कारण उनमें स्वाभाविक ही आक्रोश उत्पन्न हुआ होगा। इस संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों ने उन्हें विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने वाला वर्ग बना दिया था। ऐसी संभावना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या ब्राह्मण वर्ग उसके दंड समता और व्यवहार समता की नीति से प्रभावित हुआ? क्या ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी थे? अशोक के समय ब्राह्मणों द्वारा विद्रोह का साक्ष्य नहीं मिलता। यद्यपि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का वध ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। यह एक सेनापति के द्वारा सत्ता के अपहरण का उदाहरण है। साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि यदि मौर्य ब्राह्मण विरोधी थे तो ब्राह्मण मौर्य सम्राट का सेनापति कैसे बना? इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि मौर्य शासकों ने किसी प्रकार के भेदभाव की नीति का पालन नहीं किया और ब्राह्मणों की नियुक्ति उच्च पदों पर होती ही रही। यह तथ्य ध्यातव्य है कि ब्राह्मण शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का
वध करने वाला कौरव वंश का संस्थापक मंत्री वसुदेव भी एक ब्राह्मण था। अशोक ने युद्ध की नीति परित्याग कर धर्म का प्रतिपादन करते हुए शांति प्रिय शासक होने का परिचय अवश्य दिया, परंतु वह प्रत्येक स्थिति में शांतिवादी नीति का वर्णन नहीं कर सकता था। उसने तक्षशिला के विद्रोह के दमन के लिए कुणाल के सेनापतित्व में विशाल सैन्य बल अभियान के लिए भेजा और उसने स्पष्ट 13वें दीर्घ शिलालेख में उत्तर पश्चिम में विद्रोही जनजातियों का दमन करने की स्पष्ट चेतावनी दी। शांति प्रियता के कारण कोई भी सम्राट साम्राज्य के विघटन के स्वीकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सैन्य बल का प्रयोग कर सकता था। कलिंग युद्ध जनित अशोक के संताप और क्षोभ ने उसे न तो कलिंग को स्वतंत्र करने की प्रेरणा प्रदान की और न ही कलिंग युद्ध बंदियों को मुक्त करने की प्रेरणा। अशोक अपने अभिलेखों में अपने द्वारा किए गए सभी श्रेष्ठ कार्यों और नीतियों का बार बार उल्लेख करता है, लेकिन किसी भी अभिलेख में मौर्य सैन्य संख्या को कम करने का उल्लेख नहीं करता। अर्थात शांति काल में भी अशोक ने मौर्य सैन्य संगठन को सततता प्रदान की और सैन्य संख्या में कमी नहीं की। उसने मृत्युदंड का भी अंत नहीं किया। अपनी शांति प्रिय के कारण अपने यथार्थवादिता में वस्तुनिष्ठता का परित्याग नहीं करके एक सम्राट के रूप में सदैव अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। अशोक के समय में भौतिक संस्कृति के संचारण की नीति, धर्म यात्राओं, मौर्य कला को प्रोत्साहन, हजारों स्तूपों के निर्माण, तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन, विदेशों में धर्म शिष्टमंडल प्रेषित किए जाने, उसकी उपहार प्रवृत्ति, सार्वजनिक कार्यों के समापन किए जाने, शांति काल में भी एक विशाल नौकर तंत्र और सैन्य शक्ति बनाए रखने के कारण निसंदेह राज्य के व्यय में वृद्धि हुई होगी। लेकिन क्या व्यय में अतिशय वृद्धि से अशोक को किसी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? कलिंग युद्ध बंदियों द्वारा बिहार की खानों में कार्य करने, जंगलों को साफ करने और अशोक के द्वारा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शूद्रों का नए उपनिवेशों में पुनः स्थापन द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने, कलिंग के संसाधनों के उपलब्ध होने, मगध और पश्चिम एशिया या यवन राजाओं के साथ सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध स्थापित होने, मगध के बाह्य क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों के विकास, लौह तकनीक के आधिकारिक प्रयोग और सक्षम राजस्व व्यवस्था के कारण निसंदेह राज्य की आय में वृद्धि हुई होगी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आय और व्यय में संतुलन बना रहा होगा, लेकिन किसी अल्पकालिक राजकोषीय संकट को नहीं नकारा जा सकता। यह तथ्य ध्यातव्य है कि मौर्य काल के बाद पूरे भारत में आर्थिक समृद्धि, अनेकानेक नगरों का विकास, ऋणी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, रोमन स्वर्ण का भारत की ओर प्रवाह, सिल्क मार्ग पर अनेक राष्ट्रीयता वाले लोगों की सक्रियता, अनेक स्थलों पर कला के क्षेत्र में विकास की स्थिति यह सिद्ध करती है कि मौर्य काल में
मौर्य काल में कोई आर्थिक संकट की स्थिति नहीं थी। मौर्य युग में मौर्योत्तर युगीन आर्थिक आधारशिला रखी गई।